हेलो लर्नर्स, आज हम शेयर कैपिटल के बारे में रीड करेंगे। शेयर कैपिटल एज ए वोल अथोराइज्ड कैपिटल का स्मॉल पार्ट होता है। ओके, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। फिर व्हाट इज मीन बाय शेयर्स, एक सेकेंड। व्हाट इज मीन बाय शेयर, यानी कि शेयर का मतलब क्या है। शेयर रिप्रेजेंट द सिंगल यूनिट ऑफ इक्विटी कैपिटल। शेयर क्या है हमारे पास, ये दिखा रखा है इधर कि शेयर्स रिप्रेजेंट द सिंगल यूनिट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, यानी कि अथोराइज्ड कैपिटल को कंपनी क्या कर देती है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देती है। और जो एक स्मॉल पार्ट होता है उसका जो वो डिसाइड कर लेती है कि 10 रुपीज़ का है या 100 रुपीज़ का है, वो एज ए अथोराइज्ड कैपिटल पे डिपेंड करता है कि अथोराइज्ड कैपिटल का कितना पार्ट उसको इशू करना है और इशू पार्ट को वो कितने रुपीज़ के हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है। ओके, तो फिर ये जो स्मॉल सिंगल यूनिट होती है इसकी अथोराइज्ड कैपिटल की, जो हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे, शेयर जो हम इशू करेंगे और उससे हमें शेयर कैपिटल मिलता है। ओके, तो शेयर जो होता है ना वो सिंगल यूनिट होती है किसकी, इक्विटी कैपिटल की। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ले रखा है ये। तो मीनिंग ऑफ शेयर्स में हम क्या लेके चलेंगे, ए शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। ए शेयर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ए पर्सन हु ओन शेयर इज कॉल्ड ए शेयर होल्डर। क्लियर। यानी कि शेयर कंपनी की पूंजी की सबसे छोटी इकाई होती है। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसे शेयर धारक कहा जाता है। यानी कि जब वो शेयर अथोराइज्ड कैपिटल का जो कुछ पार्ट इश्यूज के फॉर्म में कंपनी ने रखा है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्मॉल स्मॉल पार्ट, यानी कि शेयर्स में भी कितने रुपीज़ का एक शेयर होगा। और जब वो शेयर पब्लिक को इशू किया जाता है और उसके बदले में जो कैपिटल मिलती है, तो जब वो कोई परचेज करेगा शेयर्स, उसको हम कंपनी का क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। फिर आता है सेकंड पार्ट, टाइप ऑफ शेयर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है। तो इक्विटी शेयर्स इंग्लिश दोनों वर्जन में लेके चल रही हूँ मैं इसका। तो इक्विटी शेयर्स को हम क्या कहते हैं, इनकी कितने टाइप है वो तो हमने देख लिया कि इक्विटी शेयर्स होता क्या है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड आफ्टर प्रीफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। यानी कि शेयर जो शेयर्स इसके टाइप्स में हम देखें तो वैसे ये इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं जी, एक प्रीफरेंस शेयर होता है और एक होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में एज ए डिफरेंस की फॉर्म में देखें तो जितनी भी कैपिटल रिफंड करनी हो, कुछ प्रॉफिट देना हो या कोई भी चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी हो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले देते हैं। वो उसका अधिकार होता है पहले पाने का, इसीलिए उसको प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का एक फिक्स्ड जो डिविडेंड होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे फिक्स ही डिविडेंड दें। कभी कभी ये होता है कि एक साल में दे दिया, क्या पता नेक्स्ट साल कम यदि प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम दे भी नहीं पाते। ओके, ये हमारा था इक्विटी शेयर और अब दे रखा है ये प्रीफरेंस शेयर। मैंने दोनों में ही डिफरेंस बता दिया, तो आई होप समझ में आ जाएगा अच्छे से अब। तो यहाँ हिंदी में क्या आएगा, प्राथमिक शेयरों पर निश्चित दर से लाभांश मिलता है और इन्हें लाभांश व पूंजी वापसी में प्राथमिकता मिलती है। ओके, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको प्रॉफिट, इनकी जो कैपिटल वापस देनी होती है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही दी जाती है। यानी कि इनको प्रीफरेंस दी जाती है जो भी कोई पेमेंट करनी हो कंपनी की तरफ से। ये है हमारा काइंड ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। काइंड ऑफ प्रीफरेंस शेयर में हम क्या लेके चलेंगे, ये है हमारे पास कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, नॉन कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स। क्लियर। ये हमारे पास अभी इसमें 3 ही पार्ट दिखा रखे हैं। 3 पार्ट है ये। तो संचयी प्राथमिक शेयर हमारे पास, मैं ऐसे थोड़ा बहुत इसका कंक्लूजन बता देती हूँ। कम्युलेटिव का मतलब क्या है, जब कोई एक साल प्रॉफिट कम होता है तो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे पाती। यानी कि हमें पता है प्रीफरेंस शेयर पे एक परसेंटेज निश्चित होती है इस पर। जैसे कि ऐसे लगा लो कि 9% है,
9%, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, ऐसा लिखा होता है। क्या क्या परसेंटेज लिखी होती है। ये परसेंटेज क्या डिनोट करते हैं, ये परसेंटेज ये डिनोट करते हैं कि इतना परसेंटेज इनको प्रॉफिट देना ही देना है। जैसे डिवेंचर्स होते हैं ना, इनके आगे जैसे कि ऐसी परसेंटेज लिखी होती है, तो वो परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करती है डिवेंचर्स के लिए, वो भी यही रिप्रेजेंट करती है कि इनको यानी कि डिवेंचर्स को इतना परसेंटेज इंटरेस्ट देना है। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट नहीं देना प्रीफरेंस में, इतना इनको प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड देना होता है, लाभांश देना होता है। ओके, तो ये संचय में जैसे कि 1 साल में प्रॉफिट हुआ वो उनको नहीं दे पाए, तो वो 1 साल का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाता है। सपोज करो नेक्स्ट ईयर में भी किसी रीजन से नहीं दे पाए, तो वो थर्ड ईयर में इनको इंक्लूड करके देना पड़ेगा। तो ये होता है क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। फिर आता है नॉन क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। नॉन क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर में जैसे सपोज करो 1 ईयर में, मान लो 1 साल में कंपनी में प्रॉफिट इतना नहीं हुआ कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, और नेक्स्ट ईयर को जो प्रॉफिट देगी तो पीछे वाला उसका इंक्लूड नहीं होगा, पीछे वाला जा चुका है, यानी कि वो नहीं देगी कंपनी, तो इसको बोलते हैं नॉन क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स में क्या हो जाएगा, भागीदारी प्राथमिक शेयर, यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी को भी दे दिया, ये लगता है अभी कुछ और हिस्सा कुछ ऐसा बचा हुआ है, तो वो भी उनको दोबारा अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, तो पहले पाने का अधिकार भी इन्हीं का ही होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स है। इश्यू ऑफ शेयर्स को हमारे पास ये दिखा रखा है, देखो पहले ये 3 टाइप से होता था इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जैसे कि एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। पार क्या होता है, जैसे कि एक शेयर्स 100 रुपीज़ का है, ठीक है, एक शेयर्स हमारे पास 100 रुपीज़ का है, तो ये 100 रुपीज़ पे ही लोग मतलब पब्लिक को इशू किया जाएगा, ना कम पे और ना ज़्यादा पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एट पार, यानी कि जो अंकित मूल्य होता है उसी पर इसको जारी किया जाता है। फिर आता है इश्यू एट प्रीमियम। इश्यू एट प्रीमियम क्या होगा, जब शेयर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किए जाते हैं, यानी कि ये लगाओ कि हमारे पास प्रीमियम दे रखा है, 100 का शेयर है, ठीक है, जैसे कि ये 100 का शेयर्स है, 100 का शेयर्स यदि हम 110 में भी दे दें ना, 110 रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ हमारा क्या हुआ, ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि इस पर फेस वैल्यू तो 100 है और हमने 110 में दिया, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ हमारा क्या हुआ, प्रीमियम, यानी कि 100 रुपीज़ हमें मिलने थे बट हमें 110 रुपये मिल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रीमियम। फिर आता है हमारा इशू एट डिस्काउंट। तो ये कह रहा है जब शेयर अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं, जब शेयर अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इशू एट डिस्काउंट, यानी कि 100 का हमारा सपोज करो 100 का हमारा जो शेयर्स है एक, और यदि हमने इसको 90 में दे दिया, तो 10 रुपीज़ का हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ ना, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, यानी कि इशू एट डिस्काउंट। टाइप्स ऑफ कैपिटल दे रखा है, तो कैपिटल कितने टाइप्स के, जैसे कि अथोराइज्ड कैपिटल है, अधिकृत पूंजी बोलते हैं इसको, इशूड कैपिटल, यानी कि पहले कंपनी जो होती है एक अथोराइज्ड कैपिटल अपनी रजिस्टर्ड के टाइम अपनी कैपिटल को अथोराइज्ड करती है कि इतनी कैपिटल की हमें ज़रूरत है, ठीक है, और उसमें से कुछ हिस्सा वो इशू कैपिटल करती है, यानी कि इतना वो शेयर्स इतने रुपए का, मतलब उनको इतने रुपए उसको पब्लिक से चाहिए, इशू करेगी वो, ठीक है, शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है, जो भी है। तो फिर यहाँ पे इशूड कैपिटल में क्या आ जाएगा, निर्गमित पूंजी। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होगा, जिनको ये शेयर इशू कर दिए हैं और जो ये पूंजी हमें देंगे, तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि इशू करेंगे क्या पता जितने खरीदे या ना खरीदे, लेकिन जिन्होंने खरीद लिया वो और वो हमें कैपिटल हमें दे देते हैं, दैट इज़ वो हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है कि जितनी पूंजी हम मंगाते हैं, ठीक है, कई बार ये होता है ना कि रिजर्व कैपिटल आता है एक वर्ड, कौन सा वर्ड आता है, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, रिजर्व कैपिटल का मतलब ये होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है ना, कंपनी समापन पे होती है, तब वो कैपिटल मंगवाई जाएगी जो पूरे मतलब उसके मतलब एक्सेस टाइम में नहीं मंगवाई गई। तो जब हमारी वाइंड अप होगी कंपनी, तब जो रुपीज़ जो कैपिटल मंगवाई जाती है, दैट इज़ वो रिजर्व कैपिटल होती है, ठीक है, लास्ट में। तो इसका मतलब जो सारी तो मंगवाई ही नहीं है शेयर होल्डर से, जितनी कैपिटल अब शुरू में मंगवाई जाती है, दैट इज़ वो कॉल्ड अप कैपिटल होती है। कौन सी होती है वो, कॉल्ड अप, क्योंकि जितनी मंगवाई गई तो उसी को ही बोलेंगे ना कि इतनी मांगी गई है। और सारी क्यों नहीं मांगती, क्योंकि कई बार हमें वाइंड अप के टाइम भी ज़रूरत होती है, तो कुछ कैपिटल रिजर्व की फॉर्म में रख लेते हैं और शेयर होल्डर से जब कंपनी वाइंड अप होती है तब मंगवाई जाती है।
फिर आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? चुकता पूंजी बोलते हैं इसको, ठीक है। जितनी हमने मांगी है पूंजी उसका कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स ने हमको मतलब कंपनी को दे दिया, दैट इज पेड अप कैपिटल। शेयर कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है? शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है शेयरों की संख्या मल्टीप्लाई अंकित मूल्य, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, ठीक है। शेयर कैपिटल निकल जाती है। जैसे कि एक शेयर हमारा 100 रुपीज़ का है और जैसे ऐसे 100 रुपीज़ के हमारे पास है ना 500 के हैं, मतलब 500 इशूड कैपिटल को हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि शेयर कैपिटल कितने मिलेगी हमें, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, यानी कि 500 हमारे पास शेयर है और 100 का एक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल, यानी कि एक शेयर की वैल्यू और कितने शेयर हमने ऐसे इशू किए हैं, दैट इज उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाता है शेयर कैपिटल। ए शेयर इज क्या है? ए शेयर इज क्वेश्चन ये है, यानी कि ए शेयर वो जो हमारा अंश होता है वो क्या है? लोन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल है, प्रॉफिट है, एसेट है। बताओ, शुरू में कहा था ना कि अथोराइज्ड कैपिटल में से जितनी इश्यू कैपिटल की जाती है उसका स्मॉल पार्ट दैट इज वो शेयर होता है, तो बी इसका आंसर ठीक रहेगा। ओके, ये आंसर शुरू में ही दिख गया था। फिर है सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है? अब हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो कर रहे हैं। अब सेकंड क्या है? हु आर द रियल ओनर्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी का रियल ओनर्स कौन है? डिबेंचर्स होल्डर्स, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स। तो ये बताओ कि रियल ओनर कंपनी के कौन होंगे? जिन्होंने शेयर परचेज किया दैट इज वो पब्लिक, जिन पब्लिक ने शेयर परचेज किया है वो हमारी कंपनी का क्या बन जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसका सी आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स पे हम जो डिविडेंड देते हैं वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, गारंटीड होता है, नॉट फिक्स्ड, कंपल्सरी। तो प्रीफरेंस शेयर का तो फिक्स्ड होता है, एक परसेंटेज दी होती है, जैसे 9% प्रीफरेंस शेयर या 2% प्रीफरेंस शेयर या 6%, कुछ परसेंटेज दी होती है प्रीफरेंस शेयर के, तुम कभी देखना, ठीक है। अब डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स के ऊपर, यानी कि इक्विटी शेयर के आगे हम कोई परसेंटेज नहीं लिखते, तो फिक्स नहीं होता। कई बार मान लो एक साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी क्या पता इनको प्रॉफिट ना भी दे, यानी कि डिविडेंड ना भी दे, तो नेक्स्ट ईयर को ज़रूरी नहीं है उनको मिले या ना मिले, वो तो उनके किस टाइप का इक्विटी शेयर है उस पर डिपेंड करता है। तो नॉट फिक्स, ठीक है, सी आंसर इसका सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विच शेयर्स गेट्स प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट, यानी कि कौन सा शेयर है जो डिविडेंड के लिए, मतलब डिविडेंड पेमेंट करने के लिए प्रायोरिटी होती है, जिनकी मतलब पहले हमें डिविडेंड देना होता है, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है प्रीफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो इसका सी आंसर ठीक रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इशू प्राइस हायर देन फेस वैल्यू इज कॉल्ड, यानी कि इशू प्राइस होता है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये बताया था मैंने कि जैसे कि 100 का शेयर है, ठीक है, और 110 का हम दे रहे हैं, तो इशू हमने किस में किया? 110 में किया ना, 10 रुपये हमारे क्या हुए? प्रीमियम हुए, तो दैट इज डी हो जाएगा इसका प्रीमियम। ओके, फिर आता है इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, कैपिटल डिमांडेड बाय द कंपनी इज कॉल्ड, यानी कि कैपिटल जो डिमांड मांगी जाती है कंपनी के द्वारा वो कौन सी कैपिटल होती है? आया था पीछे थ्योरी में ये, तो ये हो जाएगा पेड अप कैपिटल, जो मांगी गई है। सेवेंथ का क्या है? फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज आल्सो नोन एज, यानी कि फेस वैल्यू शेयर की होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस, प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम तो कहेंगे नहीं, ठीक है, तो देखो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ये नॉमिनल वैल्यूज होता है इसका, ठीक है। मार्केट वैल्यू मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ तो कंपनी डिसाइड कर रही है। इशू प्राइस
ये हम देख रहे हैं कि हम इशू के हिसाब से मतलब कौन सी वैल्यू हम इशू कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा पे कर रहे हैं कम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कह ही दिया कि फेस वैल्यू पे कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू हम कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ओके। एट्थ ये जो MCQs मैं करवा रही हूँ ना, थ्योरी पढ़ाई उसके बेस पे करवा रही हूँ, और ये ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से उठाया है, ये प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये MCQs लगा लो, PYQs एनालाइज लगाओ, जैसे भी टॉपिक उठाए हैं, जैसे RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, UP PGT TGT का भी एग्ज़ाम होने वाला है, UGC नेट का भी कॉमर्स का होगा, तो कॉमर्स से रिलेटिव जहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरह के। विच कैपिटल इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी कि ये कह रहा है कि इसमें से कौन से टाइप की जो कैपिटल है वो एक्चुअली में रिसीव्ड होती है बाय कंपनी के द्वारा। तो बताओ, इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, पेड अप होती है, अथोराइज्ड कैपिटल होती है। मैंने बताया था कि जितनी आप इशू कर देते हैं कैपिटल, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पब्लिक परचेज करे, जिस उसमें से आधे मतलब शेयर परचेज कर लिया और उसके बदले में जो रुपए कंपनी को दे दिए उन्होंने, दैट इज़ वो हमारी क्या हो जाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? एक सेकेंड ओके ओके ओके, एक वर्ड आया था इसमें, रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड का मतलब कंपनी ने रुपए रिसीव कर लिए। अब रुपए जो रिसीव किया है, रिसीव करने का मतलब पेड अप, पेड अप का मतलब पब्लिक ने इतने रुपए, शेयर होल्डर ने इतने रुपए दे दिए, तो तभी तो रिसीव हुए ना, तो इसका क्या रहेगा, पेड अप कैपिटल रहेगा भाई, ये वाला नहीं रहेगा सब्सक्राइब्ड। ठीक है, सब्सक्राइब तो वो है जैसे कि अपन इशू कर दिया, ठीक है, जितनी इशू की है और उसमें से कितनी कैपिटल को सब्सक्राइब क्या हो, मतलब कितने वहाँ पे कैंडिडेट परचेज करेंगे, शेयर होल्डर परचेज करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा, यहाँ तक हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था, उससे रिलेटिव MCQs किए हैं। ये अब है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, यानी कि ये लगा लो, जो हमारी इक्विटी शेयर्स होती है ना और प्रीफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ अलग अलग हिंदी इंग्लिश में दे रखा है ना। देखो, जैसे डिविडेंड, पहले इक्विटी शेयर्स है ये, डिविडेंड हिंदी इंग्लिश में दे रखा है, इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। ओके, क्योंकि शेयर कैपिटल के आगे कहीं पर भी परसेंटेज नहीं दे रखा होता। कैरी वोटिंग राइट, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, दैट इज़ वो वोट देने का भी अधिकार रखते हैं। हायर रिस्क, रिस्क भी ज़्यादा होता है, किसी ईयर को उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, कभी इनको मिलेगा ही नहीं, दैट इज़ हायर रिस्क होता है। लास्ट क्लेम ऑन एसेट, संपत्ति पर अंतिम अधिकार। ठीक है, यानी कि सबको सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो लास्ट में बच जाती है एसेट्स, वो उन पर इन्हीं का ही अधिकार होता है। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, फिक्स डिविडेंड होता है, नो वोटिंग राइट्स होता है, इस पर सामान्यतः मतदान अधिकार, मतलब उनको वोट देने का अधिकार कंपनी में नहीं है। लोअर रिस्क, कम रिस्क होता है, क्योंकि इनको एक परसेंटेज फिक्स होती है, वो उनको प्रॉफिट मिलना है, डिविडेंड मिलना ही मिलना है। फर्स्ट क्लेम ऑन डिविडेंड, यानी कि लाभांश पर प्रथम अधिकार, इनको जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, उस पर इनका सबसे फर्स्ट यानी कि प्रायोरिटी इन्हीं को मिलती है, दैट इज़ ये हमारा क्या होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में और पता भी होना चाहिए इसके लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यानी कि व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन शेयर्स ऑफर्ड, इट इज कॉल्ड क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे अधिक अभिधान कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी कि सपोज करो कि 100 के शेयर हैं और वो 1000 रुपये के मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन जो हमारे पास इसके लिए आवेदन आए ना, एप्लीकेशन मिली, वो जितने हमने इश्यू किए उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मिली है, तो दैट इज़ वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि डिमांड ज़्यादा है शेयर्स की और हमने शेयर्स कम इशू किए हैं। ओके, अंडर सब्सक्रिप्शन इसका उल्टा है, अंडर में जितना हमने इशू किया उतना तो लोगों ने परचेज ही नहीं किया, यानी कि आवेदन उससे कम प्राप्त हुए हैं, तो उससे हम कहेंगे अल्प अभिधान। जब जारी किए गए शेयरों से क्या है, कम आवेदन प्राप्त होते हैं, दैट इज उसे हम अल्प अभिधान कहते हैं, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंडर में और ओवर में ध्यान रखना। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जो
कुछ ही कीवर्ड्स हैं आज हम जो कर रहे हैं ना, शेयर से रिलेटिव, कॉल्स पेड अप, सब्सक्राइब्ड, अथोराइज्ड शेयर होल्डर, मतलब छोटे छोटे जो हमारे पजल करते हैं, ये जो एमसीक्यूज में आते हैं, हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, ये इनकी डेफिनेशन वो हम आज कर रहे हैं कवर। तो कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है? कंपनी द्वारा शेयर धारकों से मांगी गई, कंपनी द्वारा शेयर धारकों से मांगी गई राशि को कॉल कहते हैं। ठीक है, कॉल्स करना यानी कि मांगना एक तरह से। क्लियर? द अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर इज कॉल्ड, यानी कि कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से रुपए मांगे गए हैं, भी शेयर के इतने रुपए हमें दो, दैट इज वो हमारी क्या होती? कॉल। टाइप्स ऑफ कॉल क्या है? फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे हम कॉल में रुपए मंगवा सकते हैं। और ये कॉल इन एडवांस भी होता है और कॉल इन एरियर्स भी होता है। कॉल इन एडवांस क्या है? ये है जब शेयर व्हेन ए शेयर होल्डर्स पेज फ्यूचर कॉल्स इन एडवांस, यानी कि आज मान लो डिमांड की है कंपनी ने, भाई ऐसे का 300 रुपये दे दो, उनके 1000 रुपये बनते हैं, और उस शेयर होल्डर्स ने क्या किया, 300 की बजाय मान लो 700 रुपये दे दिए। तो आज के टाइम में 300 रुपये डिमांड किया है, लेकिन उसने ज़्यादा दे दिए ना, 400 रुपये, तो 400 रुपये क्या हो जाते हैं उसके? कॉल इन एडवांस। ठीक है, क्योंकि मांगने तो है आगे कंपनी को, लेकिन एडवांस में ही मिल चुके हैं, भविष्य की कॉल पहले ही मिल चुकी है। कॉल इन एरियर्स क्या होता है? व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल अमाउंट, जितनी अमाउंट मांगी गई है शेयर होल्डर से कंपनी के द्वारा, उतनी अमाउंट या उतने रुपीस नहीं मिलते कंपनी को, दैट इज वो क्या होती है हमारी? कॉल इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर? फोर फीचर क्या होता है? जितने रुपए, अब यही लगा लो, जितने रुपए मांगे हैं कंपनी ने, और ये उसे लग रहा है कंपनी को भी रुपए मिल नहीं रहे, कम मिल रहे हैं, या आगे मिलने की संभावना ही कम है फ्यूचर में, तो फिर कंपनी क्या करेगी? फोरफिट करेगी। वो ये चाहेगी कि जितने रुपए उसने प्राप्त कर लिए ना, वो रुपए मैं दूंगी ही नहीं, मतलब उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है उस शेयर होल्डर से रखना में, वो तो रुपये हम जब्त कर लेंगे, क्योंकि आगे तो देने ही नहीं है उसे। तो उसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। क्लियर? क्योंकि आगे की पेमेंट देनी ही नहीं है, क्योंकि वो अभी की नहीं दे रहा ना पेमेंट, मान लो 2-3 पेमेंट दे दी, एप्लीकेशन की दे दी, अलॉटमेंट की दे दी, फर्स्ट कॉल दे दिया, मान लो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के रुपए रहते हैं, उसने नहीं दिए, तो जितने रुपए दिए ना वो फोरफिट कर लेती है कंपनी। तो कॉल राशि न देने पर शेयरों की जब्ती करना। फिर आता है री इश्यू फोरफिट, शेयर जो हमने फोरफिट कर लिए हैं, भाई उससे तो कोई मतलब ही नहीं है शेयर होल्डर से, बाकी रुपए मिलने ही नहीं है, जितने रुपए मिले हैं वो हमने हमारे पास रख लिए। अब उसको फिर क्या करेगी कंपनी? उस शेयर को दोबारा री इश्यू करेगी। ठीक है, अब जब कंपनी दोबारा री इश्यू करेगी तो इसमें क्या होगा कि री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, यानी कि फोरफिटेड शेयर में बी री इशूड बाय द कंपनी, जब्त किए गए शेयर पुनः जारी किए जा सकते हैं। क्लियर? ओवर सब्सक्रिप्शन, ओके, यहाँ से ना अब एमसीक्यू शुरू हो चुके हैं, यानी कि जितना आपने टॉपिक किया इसके फिर एमसीक्यू शुरू हो चुके हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ओवर सब्सक्रिप्शन वैसे होता था क्या कि हमने जितने इशू किया है शेयर, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो एप्लीकेशन इज इक्वल टू शेयर, एप्लीकेशन लेस देन शेयर, एप्लीकेशन ग्रेटर देन शेयर्स। क्या होगा इसका? क्या रहेगा इसका? यानी कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है जितने आपने शेयर किए ना, तो यानी कि शेयर से एप्लीकेशन ज़्यादा, सी आंसर इसका सही रहेगा। फिर आता है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस इज शो, एक सेकंड आंसर तो देख ही जाता है। कॉल इन एडवांस इज शो एज क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, यानी कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या हो जाती है? कंपनी के लिए एसेट्स नहीं है, कंपनी के लिए लाइबिलिटीज़ है वो। ओके, क्यों है वो लाइबिलिटीज़? क्योंकि वो रुपए कंपनी के नहीं हैं, वो आगे जब पेमेंट आएगी शेयर होल्डर की उस टाइम उसको वो हिसाब बराबर करना होता है, दैट इज़ वो लाइबिलिटी की फॉर्म में रख लिया जाता है। तो बी आंसर इसका सही रहेगा। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है? कॉल्स इन एरियर इज शो एज, यानी कि कॉल्स इन एरियर को हम कहाँ शो करते हैं? एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, इनकम में, रिजर्व में, यानी कि जो कॉल्स हमें नहीं मिली वो हमारी क्या लाइबिलिटी होगी? नहीं होगी वो लाइबिलिटी, तो इसमें हम कहाँ रखेंगे? एसेट्स में।
कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हो, ये हमारी संपत्ति थी और हमें मिली नहीं है, तो वो हमारी कहाँ चली जाएगी, एसेट्स में। फोर फीचर्स ऑफ शेयर ओकेयर ड्यू टू, यानी कि फोर फीचर शेयर कब होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में, इशू एट प्रीमियम पे, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स प्रॉफिट, तो किस में होगा, जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा तभी होगी ना, तो यहाँ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज, यानी कि मैक्सिमम जो डिस्काउंट अलाउड होगा ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर वो किसके इक्वल होगा, यानी कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्काउंट दे सकता है री इशू के टाइम। इसमें एक डिफरेंस क्लियर कर लेना, जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं एज ए डिस्काउंट पर, तो वो डिस्काउंट अब अलाउड नहीं है, पहले था, अब इशू ऑफ शेयर्स हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते इशू, लेकिन जो फॉरफिटेड करते हैं शेयर उसको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, री इशू जिसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज क्या है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, अमाउंट फॉरफिटेड, मार्केट वैल्यू। तो मैक्सिमम डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, यानी कि जो हमारे पास अमाउंट फॉरफिटेड की है ना, कि सपोज करो कि हमारे पास अभी 700 रुपये से लेने थे, 300 रुपये ही मिले हैं, ठीक है, तो जब हम री इशू करेंगे ना, वो पूरा जितने भी प्राइस का होता है हमारा फेस वैल्यू के हिसाब से 300 रुपये तक हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, 700 रुपये तक नहीं दे सकते क्योंकि रुपये में मिले ही नहीं उतने। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जब हम शेयर को प्रीमियम पर इशू करते हैं तब हमें प्रीमियम मिलता है ना, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। और जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पेइंग डिविडेंड्स, राइटिंग ऑफ लॉसेस, इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर में भी कर सकते हैं, पेइंग डिविडेंड में भी कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ लॉसेस में कर सकते हैं। अब इसमें से देखो कौन सा आया, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड, यानी कि पेइंग डिविडेंड होगा, ठीक है, डिविडेंड के लिए हम नहीं करेंगे, राइटिंग ऑफ लॉसेस के लिए भी नहीं करेंगे, इशू ऑफ बोनस शेयर होता है, पार्शली भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, उसमें हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करेंगे बोनस शेयर के लिए। एक इसका टॉपिक आएगा शायद, मैंने इसमें ऐड कर रखा हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी 5-6 हेडिंग्स हैं, बस वहीं इसको यूज़ कर सकते हैं। विच कैपिटल कैन नॉट बी कॉल्ड विदाउट एल्टरिंग MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये कह रहा है कि विच कैपिटल कैन नॉट बी कॉल्ड विदाउट एल्टरिंग MOA, यानी कि जो MOA होता है इसके अंडर में हम क्या है, कैपिटल को मतलब क्या नहीं कह सकते, विच कैपिटल कैन नॉट बी कॉल्ड विदाउट एल्टरिंग MOA, तो इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो इसका रहेगा अथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि हम कौन सी इसमें कैपिटल एल्टरिंग में डाल नहीं सकते, तो इशूड कैपिटल डाल सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में, अथोराइज्ड कैपिटल डाल, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल डाल सकते हैं, पेड अप कैपिटल डाल सकते हैं, लेकिन अथोराइज्ड कैपिटल को हम शो नहीं करते किसमें, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड, यानी कि जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो हम डिविडेंड कैसे प्राप्त करते हैं, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने शुरू में बताया था कि ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड को रिसीव करते हैं, तो यहाँ इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि बोनस शेयर आर इशूड आउट ऑफ, यानी कि बोनस शेयर हम किस में से इशू कर सकते हैं, अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन, किससे कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। एक सेकंड, और भी कुछ दे रखा है इसमें, बोनस शेयर, वो सिक्योरिटी प्रीमियम की कंडीशन थी कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पूछा है कि बोनस शेयर, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, और किस किस से कर सकते हैं, ठीक है, आर इशूड आउट ऑफ, कैपिटल प्रॉफिट में से भी कर सकते हैं, फ्री रिजर्व में से भी कर सकते हैं, और क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम से तो हम करते ही करते हैं, दैट इज ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। 10th क्वेश्चन क्या है, वोटिंग राइट्स आर इंजॉयड बाय, यानी कि वोटिंग राइट्स मतलब किसका अधिकार होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ही वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो कर नहीं सकते क्योंकि पीछे हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। तो आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं थ्योरी विद MCQ, फिर अगेन थ्योरी विद MCQ। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और साथ में जो MCQs PYQ जो भी एनालाइज आप लगा सकते हो वो भी क्लियर हुआ होगा, और यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे RPSC फर्स्ट ग्रेड का होगा अभी एग्ज़ाम, तो ये सिलेबस उसी का भी है, ओके।
KVS का भी होगा, वहाँ पे भी क्वेश्चन MCQs भी आएंगे और जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए MCQs भी आएंगे और जो लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे। तो MCQs में भी ये भी है ना। तो इसके लिए भाई वॉचिंग के लिए थैंक यू।